तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिक क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए जो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो एग्जाम हुई थी 2024 में, उसका प्रीवियस ईयर पेपर किस तरह से क्वेश्चन आए थे और आपको किस तरह से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, तो मैं सारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप यदि नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, हम एमपी ईएसबी, जो ईएसबी होता है मध्य प्रदेश का जो एग्जामिनेशन एमपी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसके द्वारा एग्जाम करवाई जाती है। तो ये 6 अक्टूबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का है। ये इलेक्ट्रिशियन का पेपर है जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन आए हों। और दोस्तों, हम हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल पर जाकर विजिट नहीं की तो आप जाकर विजिट करिए और सारी चीज़ों को देखिए। दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको और अच्छा से दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, निम्नलिखित में कौन सा आर्मेचर के वजन में असंतुलन का कारण नहीं है। तो जो आर्मेचर होता है डीसी मोटर में, तो उस आर्मेचर में जो अनबैलेंस हो जाए उसका कौन सा इनमें से कारण नहीं है। पहला, कॉइल का असमान घुमा, यानी आपने जो कॉइल स्लॉटों में अंदर जो कॉइल भरते हैं, यदि कॉइल हमने ज़्यादा बड़ी छोटी ऐसी भर दी या हमने उसको जो घुमाने का तरीका है वो सही नहीं फिट करा, तो भी क्या होगा, हमारा आर्मेचर असंतुलन होगा। हमको नहीं होना चाहिए असंतुलन, उसका कारण बताइए। असमान कोर असेंबली, जो उसकी कोर होती है आर्मेचर की, यदि अनबैलेंस है तो भी हमारा होगा। वेजेस की असमान ऊंचाई, यदि आर्मेचर की जो वेजेस है यदि असमान है तो हमारा यहां पर बैलेंस से कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सी। क्लियर आपको दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते हम आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि असतत घटकों को उपयोग करते हुए नोट गेट का निर्माण करते समय तर्क स्तर पर -0 का इनपुट लागू करना के बराबर होता है। यदि -0 पर नोट गेट क्या करता है, तो पहले मैं बता देता हूं नोट गेट होता कैसा है तो आपको। तो नोट गेट जो होता है हमारा, मैं आपको बता देता हूं। तो ये नोट गेट जो होता है वो नोट गेट कैसा होता है, तो नोट गेट हमारा इस तरह से होता है, जिसका एक इनपुट होता है और इसका एक आउटपुट होता है। क्लियर आपको, यानी यहां पर हम 0 देते हैं तो 1 हो जाता है, और इनपुट में 0 दिया तो 1 हो जाएगा, और 1 दिया तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, यानी 0 आप ऑफ कंडीशन दोगे तो यहाँ ऑन दिखाएगा, और ऑन दोगे तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, ऑफ कंडीशन दिखाएगा। पर यहाँ पर सर -0 है, तो -0 क्या दर्शाता है, तो -0 दर्शाता है कि टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल क्या है, ग्राउंड कर दिया गया है आपने। यदि इनपुट टर्मिनल को आप ग्राउंड कर देते हो तो ये क्या बताता है आपका कि -0। क्लियर है, समझ में आया हो। सर नोट गेट का यूज कौन होता है, नोट गेट का यूज होता है हमारा इन्वर्टर में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के लिए कौन सी सुचालक सामग्री सबसे अच्छी है। तो जो अंडरग्राउंड हम वायरिंग करते हैं उसके लिए कौन सी कंडक्टर वाली सामग्री अच्छी है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड हम देखेंगे, जिंक एंड मैग्नीशियम, दूसरा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, टीन और लेड, और पोटेशियम मैग्नीशियम। तो हमारा कौन हो जाएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम। जो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है वो गुड कंडक्टर होता है, तो हम अच्छे से अच्छा कंडक्टर यूज करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ों के लिए कौन सी प्रक्रिया बेहतर होती है। तो हम जो विच इज द प्रोसेस बेटर ऑफ द जॉइंट, जो जोड़ होते हैं उसको लगाने के लिए कौन सी प्रोसेस, सोल्डर करना आसान रहता है, सबसे अच्छा रहता है। सोल्डर से पहले क्रिम्प करना आसान रहता है, या क्रिम्पिंग, या क्रिम्प से पहले सोल्डर। तो दोस्तों, मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ। सोल्डरिंग तो आपने सुना होगा, पर क्रिम्प सुना है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। तो क्रिम्प का मतलब होता है जब आप किसी भी वायर को यानी आप कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो क्रिम्पिंग टूल्स आता है, उसकी तरह यूज करा जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरह से क्रिम्पिंग टूल है, इसकी सहायता से हम कनेक्टर होता है उन वायर को आसानी से जोड़ते हैं। तो ये जोड़ बहुत अच्छा जोड़ होता है जो निकलता नहीं है। तो ये जैसे आपने देखा होगा जो नेट केबल होती है उसमें RJ11 और RJ45, इनको कनेक्ट करने के लिए क्रिम्पिंग टूल को हम कनेक्टर से करते हैं और उसको दबा देते हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय होता है जोड़ने का। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैटरी की लाइफ सबसे लंबी होती है। तो किस बैटरी की लाइफ, निकल बैटरी, फ्लो बैटरी, डीप साइकिल बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। तो दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। लिथियम आयन बैटरी में भी हमारा जो होता है 10 से 15 साल इसकी लाइफ होती है, और इसकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल यानी 300 से 500 बार इसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम इसको कर सकते हैं। सर लिथियम आयन बैटरी में भी और कौन सी, तो लिथियम आयन सल्फेट, याद रखेगा लिथियम आयन सल्फेट जो होती है वो सबसे अच्छी बैटरी मानी जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सोलर पीवी सिस्टम शुड बी इंस्टॉलेशन इन द इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस अप टू। सोलर पीवी सिस्टम क्या होता है सर, ये सोलर पीवी सिस्टम में बिजली को बॉक्सों को कहां तक स्थापित किया जाता है। तो जो बिजली के बॉक्स होते हैं तो इसका ये पहला है कि कितना प्रतिशत किया जाना चाहिए। तो सोलर पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है हमारा, तो जो
जो हमारा सोलर पीवी सिस्टम होता है तो उसमें जो मीटर होता है उस मीटर का ये होता है कि भैया जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी बन रही है, 100% बन रही है। कितनी बन रही है? 100%। तो जो बस बार है, जो क्या है हमारा बस बार है, उस बार का परसेंटेज इससे 120 यानी 20% क्या होना चाहिए? ज़्यादा। कितना होना चाहिए? ज़्यादा। कि मान लीजिए 100 एम्पियर करंट बना रहा है तो ये कितना एम्पियर करंट सहन करे? 20 एम्पियर करंट ज़्यादा सहन करे। तो कितना परसेंट ज़्यादा रखा जाता है? 20%। तो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पर? 120%। तो सोलर पीवी सिस्टम में कितना परसेंट रखा जाता है? 120% हम रखते हैं। क्लियर है आपको? अगला इमेज से क्वेश्चन 5 की पावर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अगला, चालकता का प्रतीक को किस रूप में जाना जाता है? तो चालकता को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो जो करंट को आसानी से पास करता है उसको हम बोलते हैं चालकता। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जी। चालकता को किससे बताते हैं? जी। इसका ऐसा यानी इसका जो यूनिट होती है, इसको किस, इसका जो सिंबल होता है ऐसा यूनिट, सिंबल क्या होता है? जी। और ऐसा यूनिट क्या होती है? हम इसको काय में नापते हैं? इसको काय में मेजर करते हैं? चालकता को मोह में, काय में मोह। और इसका सिंबल कैसा बनता है? तो इस टाइप से, यू टाइप से। तो क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हम क्या देखेंगे? जी। जी का है, हाँ। तो ये है इसका आंसर कि चालकता को किससे डिनोट करते हैं? जी से। अगला हमारा क्वेश्चन है मोह चालन के लिए संकेती रूप है। मोह चालकता को नापने को किसमें नापा जाता है? मोह में। मोह को काय में? यू। अभी बताया था मैंने किस तरह से सिंबल है, इस तरह से होता है हमारा। ये किसका है? ओम का। और ये क्या है हमारा? इस टाइप से। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलग अलग वाइंडिंग में जमीन या अलग अलग वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध का निर्धारण करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जमीन के अंदर जो हम रेजिस्टेंस नापते हैं, केबल का हम जो रेजिस्टेंस नापते हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को बोलते हैं हम आईआर टेस्ट। क्या बोलते हैं? आईआर। आईआर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। इसको किसकी मदद से नापा जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को मेगर की मदद से, कि कहाँ का प्रतिरोध, इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना है, यानी चालक और इंसुलेशन के बीच कितना प्रतिरोध है। क्लियर है आपको? तो आईआर, इसका अपन आईआर देखते हैं, आईआर है कि नहीं। हाँ, आईआर टेस्ट। क्लियर है? आईआर टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं हमारा आईआर परीक्षण या एक्चुअली इंसुलेटेड रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रति इकाई पृष्ठ द्वारा प्राप्त ज्योतीय फ्लक्स के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा इल्यूमिनेशन। क्या आएगा? इल्यूमिनेशन। सर ये होता क्या इल्यूमिनेशन? तो मैं पहले बता देता। इल्यूमिनेशन होता क्या है? तो ये बताता प्रकाश की तीव्रता, कि प्रकाश की कितनी तीव्रता, तेजपन कितना है, यानी किसी सतह पर जो प्रकाश आ रहा है या टकराने के बाद तो उसकी मात्रा क्या होती है, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन क्या होता है कि प्रति इकाई पृष्ठ द्वारा ज्योति फ्लक्स के रूप में हिसाब है। तो हर किसी पृष्ठ पे कितनी यानी लाइट की तेजपन है, यानी जो इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको ये बताते हैं। क्या बोलते हैं हम? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को एक काय में और मेजर करते हैं तो कैंडल मीटर स्क्वायर। उसकी एक और ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी? कैंडल मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दी गई हानियों में प्रमुख हानि कौन सी होती है? एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, और अगला है हमारा मैकेनिकल लॉस। तो सबसे बड़ी जो हानि होती है वो कॉपर लॉस होती है। याद रखेगा 30% हम कॉपर, जो कॉपर लॉस होता है, जो तांबा हानि होती है वो कितने परसेंट होती है? वो 30% पूरी हानि की। उसके बाद जो यांत्रिक मैकेनिकल लॉस होते हैं, यांत्रिक हानि मैकेनिकल लॉस, वो कितनी होती है? 20%। और कोर हानि में कौन कौन सा आ जाता है हमारा? एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये स्थिर हानि होती है। क्लियर है आपको? तो सबसे ज्यादा कौन सी हानि होती है हमारी? तांबे की हानि। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन है सोलर पैनल लगाने के बाद रूफ में के कारण रिसाव होता है। तो सोलर पैनल हमने लगाया तो रूफ में रिसाव क्या होगा? तो इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। आपने जो प्लेट लगी है उस प्लेट के अंदर पानी जा रहा है, तो आपने उसका इंस्टॉलेशन सही नहीं किया, तो सही नहीं किया, इस कारण उसके अंदर क्या जा रहा है? आपका पानी। क्लियर है आपको? चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज इन द हीटिंग एलिमेंट। कोई हीटिंग एलिमेंट है, उसमें क्या अच्छा होना चाहिए? तो मैं आपको हिंदी में बता दूं। एक तापन हीटिंग एलिमेंट है, उसका उपयोग होने वाला पदार्थ के क्या गुण धर्म होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहले मैं बता देता हूं हीट का फार्मूला क्या होता है। H बराबर I² RT। यदि कोई हीट हो रहा है तो उसमें करंट क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। रेजिस्टेंस उसके समानुपाती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो ज़्यादा गर्म भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हमारा हीटर होता है उसका उच्च रेजिस्टेंस, विशिष्ट रेजिस्टेंस सही है। गलनांक कम होना चाहिए। क्या जल्दी से वायर पिघल जाना चाहिए? नहीं। जो भी मेटल जल्दी से पिघलना चाहिए? नहीं।
प्रतिरोध का उच्च तापीय गुणांक, यानी प्रतिरोध जो उसका रेजिस्टेंस होना वो ज़्यादा ज़्यादा हमारा तापीय गुणांक यानी ताप टेम्परेचर सहन कर ले, तो ये भी होना चाहिए। तो पहला और तीसरा। अब हमारा आंसर देखते हैं कौन सा पहला और तीसरा है क्या। तो इसका आंसर बी यानी फर्स्ट और थर्ड। समझ में आया होगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब। क्या होता है जब सोलर पैनल बहुत गर्म हो जाए, तो सोलर पैनल आपने जो लगाया बहुत गर्म हो रहे हैं, तो ये किसके कारण होता है? ओवर हीटिंग के कारण। यदि पैनल ओवर हीटिंग हो रहे हैं तो किस कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो वो ओवर हीटिंग होने लग जाते हैं। समझ में आया? किसके कारण होने लग जाते हैं? ओवर हीटिंग के कारण। कौन सी वाइंडिंग सबसे अच्छी होती है? तो किसकी वाइंडिंग हम करते हैं? तो हम कॉपर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में एल्यूमिनियम, गैलिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो किसकी हम वाइंडिंग करना पसंद करेंगे? कॉपर। कॉपर क्यों करते हैं? तो कॉपर की जो चालकता होती है वो कितने परसेंट होती है? 90%। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 60%। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो एसी जो मोटर होती है वो किस फेराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, तो फेराडे, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। फेराडे नहीं है, चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एसी मोटर क्या करती है? हमारा काम करती है। एसी मोटर का कार्य क्या है? जो हमारी एसी मोटर होती है वो क्या काम करती है? तो जितनी भी मोटर, एसी या डीसी, पहले तो मैं बताता हूं। मोटर का काम होता है, आप हम उसको करंट देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देना। क्लियर है? जैसे अपने यहाँ पानी की मोटर है आपके घर पर, उसको आप सप्लाई नहीं दे सकते, वो पानी देती है क्या? नहीं। तो वही काम होता है मोटर का। अब यहाँ पर जो एसी मोटर तो एसी की सप्लाई पे चलेगी, डीसी मोटर तो कौन सप्लाई पे चलेगी? डीसी मोटर। तो किसका पूछा? एसी मोटर। तो एसी सप्लाई देने पर कायम बदल दे यांत्रिक ऊर्जा में। तो हम देखते हैं, कन्वर्ट प्रत्यावर्ती धारा को यांत्रिक शक्ति में बदलने, कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू मैकेनिकल पावर, यानी आप कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट को काय में बदल देती है? मैकेनिकल पावर में। कौन सा आएगा इसका? सी। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। आरएमएस वोल्टेज में आरएमएस शब्द का अर्थ होता है, तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर। रूट मीन्स स्क्वायर दोस्तों। तो सर ये होता क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं रूट मीन्स स्क्वायर है भी कि नहीं इसमें। रूट मीन्स स्क्वायर। सर आरएमएस होता क्या है? तो आरएमएस को बोलते हैं हम एसी सप्लाई में, यानी केवल ये अल्टरनेटिव करंट है। एसी सप्लाई में प्रत्येक क्षण, यानी हर एक क्षण में वोल्टेज और करंट का मान में जो परिवर्तन हो रहा है, बार बार जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज जो हमारे घर में जो आता है वो आरएमएस वोल्टेज आता है। याद रखें आरएमएस की वैल्यू कितनी थी? 0.707। क्लियर है? आपको इतना याद रखना ही रखना है। अगला, विद्युत पैनल से संबंधित पीएलसी का मतलब क्या होता है? तो पीएलसी एक प्रोग्रामिंग होती है जो किसी भी चीज़ों को हमको कंट्रोलिंग, जो बड़ी बड़ी मोशन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करती है। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये पीएलसी का फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं? सुचालक यानी किसकी बात कर रहे हैं? कुचालक। कुचालक यानी जिसमें करंट फ्लो नहीं होता। जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंसुलेटर। क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर या वेट कंडक्टर। तो करंट जिसमें फ्लो नहीं होता, किस किस में नहीं होता? सिल्वर में चला जाएगा सर करंट, कॉपर में जाएगा, एल्यूमिनियम में भी जाएगा सर, और कौन सा बचा है? लकड़ी में जाएगा क्या करंट? नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? लकड़ी, वुड। क्लियर है? आपको हिंदी में नीचे दिया है लकड़ी। क्लियर है? डी आंसर। व्हाट इज द नॉट इंक्लूड द इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द केबल? केबल के इंसुलेटिंग पदार्थ में क्या नहीं होता है? यानी आपने एक केबल बनी, उस केबल के ऊपर जो रबड़ है, उस रबड़ में क्या गुण नहीं होना चाहिए? ये क्या गुण नहीं होता है? ठीक है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूत होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए सर, ये गुण तो होना चाहिए। ठीक है। लो कास्ट, सस्ती होना चाहिए कि नहीं? कि आपने 1 एम्पियर में काम कराने के लिए 1 लाख की केबल खरीद ली, तो महंगा पड़ गया ना। कम लागत होना चाहिए, ये तो है। हाई डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होना है। हाई डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ यानी जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक, इसका हाई होना चाहिए। जो भी कुचालक होता है उसको हम किससे, जो अच्छा कुचालक, उसको डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी वो होता है, उसका बताता है कि वो उतना अच्छा कुचालक है। इसको हम कायम नापते केवी पर एमएम, यानी ये बताता है आपका कितने किलो वोल्ट पर कितना आपको एमएम रबड़ है। वायर पे, जैसे वायर है, वायर के ऊपर रबड़ कितना चलाना, तो आप कितनी केवी के ऊपर इतना एमएम आप रबड़ चला सकते हो। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। तो उच्च अचालक शक्ति, वेल्केनाइज इंडियन रबड़। जो वेल्केनाइज इंडियन रबड़, एक ये रबड़ का नाम है, तो जरूर नहीं कि ये चीज़ होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ तो होनी चाहिए। हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई डायरेक्शन, पर वेल्केनाइज इंडियन ये खुद एक रबड़ है,
उनने बोला ऐसा कुचालक में नहीं होना चाहिए, तो भाई जरूर थोड़ी ये हो हर जगह हम एक ही रबड़ यूज करें। समझ में आया होगा आपको दोस्तों। अगला, केबल सीट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो जो केबल सीट होती है उसके लिए जो उसका उपयोग हम सिर्फ नमी और जंग को रोकने के लिए हम करते हैं। किसके लिए? नमी और जंग को रोकने के लिए। तो नमी केबल में प्रवेश नहीं करती है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हम केबल सीट का। क्लियर आपको? अगला, दिए गए मोटरों में से किसमें समान एचपी की रेटिंग के साथ फुल लोड स्पीड और अपर्याप्त स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो डीसी शंट मोटर होती है, डीसी शंट मोटर, उसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क इक्वल होता है ना, बराबर होता है। यानी इसको स्थिर मोटर कहते हैं, स्थिर स्पीड मोटर। यानी एक स्पीड पे चलती है, इसमें स्टार्टिंग और रनिंग टाइम दोनों पर एक जैसी होती है। क्लियर है? तो हमारा फुल लोड और लो लोड पर भी ये एक जैसी स्पीड पर चलती है। क्लियर है आपको? तो कौन सी मोटर आई है? हमारा डीसी शंट मोटर। कहाँ है हमारा डीसी शंट मोटर? ये रहा। क्लियर है आपको? समझ में आया होगा। निम्नलिखित में कौन सा कुचालक, कुचालक किसको कहते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है? तो सिल्वर में होता है, चांदी में होता है, रबड़ में होता है, कॉपर में होता है, कार्बन में। कुचालक है, कुचालक किसमें नहीं जाएगा? रबड़। क्या आएगा? रबड़। रबड़ में करंट नहीं फ्लो होता। क्लियर है आपको? समझ में आया होगा। एक श्रृंखला प्रकार का असंतुलित दोष है जो एक पावर सिस्टम में होता है। तो एक सीरीज में एक असंतुलित दोष है, यानी अनबैलेंस्ड लोड सीरीज में, तो वो पावर सिस्टम होता है। तो पावर सिस्टम में जो हमारा उपकरण लगे रहते हैं एक या एक से अधिक, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए। तो उस ब्रेक डाउन होने पर उसको हम क्या कहते हैं? या तो ओपन सर्किट या सीरीज टेस्ट, ओपन कंडक्टर फॉल्ट या सीरीज फॉल्ट। यानी हमारा एक कंडक्टर है, बहुत सारे एक या एक से अधिक, ये कंडक्टर या तो कहीं ना कहीं क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए या सप्लाई से डिसकनेक्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं ओपन कंडक्टर फॉल्ट। ओपन कंडक्टर फॉल्ट या खुला चालक दोष। क्लियर है आपको? समझ में आया होगा। एक इंसुलेटर का पैरा विद्युतांक हानि को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो कौन सा ब्रीज का यूज करते हैं हम इंसुलेटर नापने के लिए? तो इसको हम करते हैं आपका हमारा शेयरिंग ब्रिज। किसका? शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से हम क्या नापते हैं? इंसुलेटिंग, कि कोई भी पदार्थ का इंसुलेटेड कितना, उससे किससे नापते हैं? शेयरिंग ब्रिज से। याद रखना, इससे जो कैपेसिटर होता है, जो हमारा कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर की धारिता भी हम किससे नापते हैं? कैपेसिटर की धारिता भी हम किससे नापते हैं? शेयरिंग ब्रिज से। और जो आयल होता है, उस आयल की कुचालकता भी किससे नापते हैं हम? शेयरिंग ब्रिज से। क्लियर है आपको? समझ में आया होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है सर? व्हीट स्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध नापा जाता है। सर वीन ब्रिज से क्या नापते हैं? वीन ब्रिज से हम नापते हैं आवृत्ति। क्लियर है आपको? क्या नापा जाता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगला है, विद्युत रखरखाव परीक्षण में किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी आप विद्युत को रखरखाव करने के लिए आपको कौन सा परीक्षण सबसे अच्छा है? तो हम केबल को ऐसे ही बिछा देते हैं या नहीं? तो हम क्या करते हैं? उसको प्रॉपर हम खोदते, खुदाई करते हैं, गहराई करते हैं, चौड़ाई प्रॉपर देखते हैं कि भाई इतने में पाइप आएगा। तो इस परीक्षण के द्वारा हम प्रॉपर उसका रखरखाव करते हैं। आप घर भी बनाते हो तो भाई आप कंसिल्ट वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग करते हो, तो क्या करते हो? उसको प्रॉपर चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर गहराई होना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो इससे हम उसको प्रॉपर 14 साल तक चला सकते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? एक विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो विद्युत शक्ति को हम क्या करते हैं? पावर। विद्युत शक्ति है ना पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट और एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर। क्लियर है आपको? वोल्ट और एम्पियर इसका आंसर आएगा। एक सेल के ईएमएफ की इकाई होती है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो बल लगाना, धक्का लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। यानी एक तरह से वोल्टेज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वोल्टेज। जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक धक्का लगाता है उसको बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज को अपन काय में नापते हैं? वोल्ट में। काय में नापते हैं? वोल्ट में। तो अब देखते हैं इसका आंसर में वोल्ट है क्या? सी। क्या आएगा हमारा? हाँ, एम्पियर। बी। तो बी इसका आंसर है। क्लियर आपको? किलोवाट हावर्स इज द यूनिट ऑफ। किलो हावर्स यूनिट क्या है? तो किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है? तो हमारी किसकी होती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है, ऊर्जा की जो एनर्जी की यूनिट होती है, वो क्या होती है? KWH, जो हमारा एनर्जी मीटर, जो हमारा ऊर्जा मीटर नापता है, किलोवाट घंटा। क्लियर है? तो किसकी है हमारी? एनर्जी। एनर्जी यानी शक्ति की, शक्ति नहीं, ऊर्जा की, सॉरी। हम जो भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन देख रहे हैं, टेक्निकल के किस तरह से आए हैं।
इन विच डीसी शंट मोटर विल ऑब्टेन द स्पीड बिलो नॉर्मल ड्यू टू, डीसी शंट मोटर के मामले में हम सामान्य से कम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा डीसी शंट मोटर होती है, ये आर्मेचर है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल मेथड। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के द्वारा जो हाई स्पीड से कम स्पीड, जो मेन मोटर की नॉर्मल गति उससे भी कम गति पर चलाने के लिए हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। किसी अक्ष पे प्रेरित किसी बल के घूमने या मुड़ने के क्षण को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम, कोई अक्ष पे कोई चीज, कोई यहीं पर यह कोई है और यहीं पे कोई चीज घूम रही है बस एक ही स्थान पे, तो उसको बोलते हैं हम टॉर्क। क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। टॉर्क सर, टॉर्क होता क्या है, बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित लंबवत दूरी। क्लियर, लंबवत दूरी, तो इसको बोलते हैं हम टॉर्क। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टॉर्क। क्लियर, हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर ऑपरेटिंग पर्यावर्तक में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हम पैरेलल में यदि अल्टरनेटर लगा रहे हैं तो अल्टरनेटर के लिए कौन सा कथन सही है, लागत बढ़ जाएगी, परिचालन लागत कम हो जाएगी, फुल लोड में काम करेगा या कम दक्षता। तो जो परिचालन ऑपरेटिंग लेस फुल लोड, यानी लागत कम हो जाएगी और अच्छे से वो काम करेगा। क्लियर, जो हम लागत ऑपरेशन पैरेलल में चलाने का मतलब यही कि लागत क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला है, इन विच आर्मेचर वाइंडिंग, जो आर्मेचर वाइंडिंग किस में लगी होती है। तो आपको सभी को पता है आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ में होती है, हमारी रोटर में। कहाँ में होती है, रोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। एक पोल्स के बाहरी साइड, कॉइल साइड ईएमएफ कैसे बदलता है, कैसे बदलता है। सबसे पहले घटेगा कि बढ़ाएगा, कि इंक्रीज करेगा, बढ़ता है या डिक्रीज, या कम हो जाता है। यदि पोल्स के बाहर साइड कॉइल निकली है तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होगा। वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है, सौर कोशिका संचालन किस सिद्धांत पर होता है। तो जो हमारा सोलर सेल होता है उसका क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल। कौन सा होता है, पीवी। अभी मैंने बताया था पीवी। पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक सेल, जिसके अंदर सिलिकॉन होते हैं। क्लियर, सौर में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कौन सी होती है, कौन सी होती है, हमारा सिलिकॉन। सोलर जो सेल बनते हैं उसमें कौन सी सामग्री यूज करते हैं हम, सिलिकॉन। कौन सा करते हैं, सिलिकॉन। अगला है दोस्तों, टाइप ऑफ सोलर सेल गिवन द हाई इफिशिएंसी, किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। हाँ, तो अलग अलग जो सेल होते हैं तीन प्रकार के आते हैं। पर तो मोनो क्रिस्टलाइन होता है, पोलो होता है और थिन लेयर होती है। तो मोनो क्रिस्टलाइन जो होते हैं, सोलर प्लेट जो आती है मोनो क्रिस्टल, तो मोनो क्रिस्टल की इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है सर, 17% से 22%। ये काले रंग की आती है, आपने देखो सोलर प्लेट काले रंग की आती है कि नीले रंग की आती है। तो ये काले कलर की प्लेट को मोनो क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो क्रिस्टल। क्लियर है आपको। सर पोलो क्रिस्टल क्या होता है, तो पोलो क्रिस्टल जो होते हैं वो नीले कलर की जो प्लेट आती है, आपने देखा होगा, वो पोलो क्रिस्टल। इसकी दक्षता कितनी होती है, 12 से 16%, याद रखिएगा। और थिन लेयर क्या होती है, सिलिकॉन की एक पतली लेयर चढ़ जाती है। क्लियर है, इसमें जो सिलिकॉन के क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में यूज किए जाते हैं मोनो क्रिस्टल में। आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा क्षेत्र जो फोटोवोल्टिक सेल के अनुसार सही नहीं है, तो फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग हम कहाँ नहीं कर सकते, यानी हम जो सोलर सेल है तो उसका यूज कहाँ नहीं कर सकते। तो जो घूमती हुई जगह है वहाँ पर हम नहीं कर सकते। यदि कोई कहाँ पर घूम रही है तो उसमें हम सोलर सेल का यूज नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट द मोशन पिक्चर, जहाँ पर कहीं मोशन हो रहा है जहाँ चीज में, तो वहाँ पर हम सोलर सेल का यूज नहीं कर सकते। सिंगल लाइन डायग्राम निम्नलिखित में किस में कौन सा पावर सिस्टम होता है। तो सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, जो हमारा 3 फेज सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस लोड यानी संतुलित भार के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। यानी कौन सा उपकरण किस तरह से कनेक्ट होगा ये बताता सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें ये संतुलित लोड के अनुसार होता है। ये तीनों लाइन में लोड एक समान होता है, लोड एक समान होता है। क्लियर है आपको। तो सिंगल लाइन डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जहां पर हम क्या होता है, संतुलित भार के लिए यूज करते हैं, जहां पर पूरी डायग्राम बताया जाता है कि कहां पर लोड कनेक्ट होगा। तो संतुलित भार के लिए, तो संतुलित पावर सिस्टम, बैलेंस पावर सिस्टम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। व्हाट इज द पावर सिस्टम हैव जनरेट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन, ऑपरेशन से अधिक लचीलापन के लिए पावर सिस्टम क्या होता है। तो लचीलापन का मतलब यह है कि आपने कोई, आपके पास थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से बिजली पैदा होती है, हाइड्रो से होती है, फिर आपका कौन सा होता है, आपका सोलर होता है, बहुत सारे पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली पैदा हो रही है। अब इन्होंने बोला कि लचीलापन क्या है, यानी ऑपरेशन से अधिक लचीलापन, यानी
कस्टमर की डिमांड कितनी है और आप उसको कितनी आप वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। यदि इनके बीच असंतुलन है तो उसको बोलते हैं लचीलापन। तो हो सकता है भाई थर्मल में भी हो सकता है, क्लियर है, थर्मल में भी होता है, अलग अलग लोड के साथ भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के संयंत्रों में भी काम कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के संयंत्रों में जो संयोजन में काम कर रहे हैं सभी में ये हो सकता है, क्लियर है। तो सी इसका आंसर आएगा। एक चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के मान में होने वाला परिवर्तन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो मैं बता देता हूं, जो हमारा एसी करंट है उसकी जो साइकिल होती है इस तरह से चलती है। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो संबंध बताता है इसको हम बोलते हैं फेजर, फेजर आरेख। क्या बताते हैं? फेजर आरेख। और इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वेक्टर है ना, सदिश राशि के बीच। किससे? वेक्टर या सदिश डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, क्लियर है आपको। तो हम एसी साइकिल जो होती है तो वो किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? वेक्टर डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू? वेक्टर या सदिश के थ्रू। तीन चरण नेटवर्क के मूलभूत संभावित है, यानी थ्री फेस नेटवर्क का क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए थ्री फेस नेटवर्क कौन सा होता है। एक तो स्टार होता है, एक स्टार कनेक्शन होता है जिसमें आर वाई बी तीन फेज होता है, और एक क्या होता है? न्यूट्रल। और एक कौन सा कनेक्शन होता है? हमारा डेल्टा, जिसमें तीन फेज होता है। तो स्टार और डेल्टा ही हमारा क्या होता है? थ्री फेज कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर आएगा पहला। तो ये ओमेगा कोई कनेक्शन नहीं होता है, ओमेगा स्टार डेल्टा ओमेगा, तो स्टार डेल्टा हमारा थ्री फेज कनेक्शन होता है। अगला, निम्नलिखित में पढ़िए और सही विकल्प है। जो ट्रांसफार्मर का तेल आसानी से हवा में नमी को अवशोषित कर लेता है। हाँ, ट्रांसफार्मर के तेल में नमी आ जाती है, इसी कारण हम क्या भरते हैं उसमें? ब्रीदर में सिलिका जाए। तेल में हवा के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर ऑक्सीजन इंसुलेशन सेलुलोज की प्रतिक्रिया करता है। भैया हमारा इंसुलेशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हम तेल को क्यों यूज़ करते हैं? कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको ठंडा रखें। यदि हम उसमें हवा नमी गई, पानी वानी गया, तो वो क्या करेगा भैया? उसका इंसुलेशन को खराब कर देगा। ये भी सही है। तेल में मौजूद ठोस अशुद्धियां सूक्ष्म मात्रा में तेल में पराविद्युत शक्ति कम कर देगी, यानी उसकी जो अशुद्धता है या हम चालकता अचालकता उसको कम कर देगी यदि कोई ठोस चीज उसमें यानी रेती गिट्टी चली गई। तो ये तीनों फर्स्ट और सेकंड तीनों ही क्या होंगे? सही होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका आंसर आएगा केवल सेकंड नहीं, सभी सही है। बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, क्लियर है, आपको समझ में आएगा। सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग करते समय क्रिस्टल का रंग किस रंग में बदला जाता है? जो सिलिका जेल होती है, ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है उसके अंदर सिलिका जेल भरी जाती है। तो सिलिका जेल को जब हम भरते हैं शुरू में तो उसका रंग नीला होता है, पर जब वो नमी को सोख लेती है तो उसका रंग कैसा होता था? गुलाबी। तो नीले से गुलाबी पे, यदि नीले से गुलाबी हो गया तो आपको सिलिका जेल क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए, क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। प्रति घंटे आधार पर 1000 केवी के कम दक्षता के ट्रांसफार्मर किस प्रकार से अनुसरण कार्यक्रम करते हैं? तो आपने 1 केवी से कम ट्रांसफार्मर के लिए आप क्या करोगे? आपको क्या चेक करना रहेगा आपको दिन भर में? तो आपने बोला कि सर प्रति घंटे हमको 1000 केवी के, तो हम क्या ब्रीदर की जांच करेंगे? हर घंटे ब्रीदर की जांच नहीं होती, ठीक है। ऑयल टेस्ट भी बार बार नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम यह याद करेंगे कि लोड कितना है, उसका लोड और वोल्टेज यानी करंट और वोल्टेज कहीं पर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो प्रति घंटे के ट्रांसफार्मर हम क्या चेक करते हैं कि लोड में कितना करंट और वोल्टेज जा रहा है, उसकी जाँच करते हैं। समझ में आया होगा। इसका हिंदी ले आता हूँ। निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तो पहले तो हम करते हैं 0.7 mm से कम पर हम क्या नाप सकते हैं? केवल प्रतिरोध, यानी कोई किसी का व्यास इतना पतला है तो हम उसका केवल क्या नाप सकते हैं? 0.07 प्रतिरोध नाप सकते हैं। 0.7 mm से अधिक पर 1 mm तक तो हम क्या नाप सकते हैं? तो उसका प्रतिरोध और व्यास दोनों नाप सकते हैं, क्लियर है। यदि 0.7 से 1 mm तक है तो हम इसको क्या पहले का क्या होगा? सी, केवल इसका प्रतिरोध नापते हैं। यदि 0.7 से 1 mm तक है तो इसको हम केवल क्या नाप सकते हैं? प्रतिरोध और व्यास दोनों से नाप सकते हैं। यदि 1 mm से अधिक है तो केवल उसका क्या नाप सकते हैं? हम व्यास नाप सकते हैं। समझ में आया सभी को? तो इसका आएगा एक सी, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। तो हमारे पहला आंसर इसका आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पावर फैक्टर 1 हो सकता है, पावर फैक्टर 1 से कम हो सकता है, पावर फैक्टर 1 से अधिक हो सकता है, पावर फैक्टर 1 या 1 से कम होता है। तो याद रखिएगा जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर का मान अधिकतम कितना होता है? 1। अधिकतम कितना होता है? 1। तो पावर फैक्टर 1 हो सकता है, सही है। पावर फैक्टर 1 से कम हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। पावर फैक्टर 1 से अधिक नहीं, पावर फैक्टर 1 या 1 से कम हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 4, इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 4। 1 2 4 करेक्ट है, 3 इज अनकरेक्ट है, यानी 1 2 4 सही है और 3 क्या है हमारा? गलत है, क्लियर है, इसका ए ऑप्शन। वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है, जो मिक्सर होता है हमारा,
उसमें हम यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं है, स्टार डेल्टा है, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर है, स्क्वायर गेज। तो याद रखिए ये मोटर नहीं दिया इन्होंने, तो हम इसमें कौन सी मोटर लगाएंगे, कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर। यदि आपको यूनिवर्सल मोटर देता तो आपको वो लगाना था, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर का उपयोग भी हम उसके लिए करते हैं। ठीक है, कौन सी घंटी विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर ध्वनि देती है, तो इंटरप्टर बेल। इसको इंटरप्टेड बेल को हम इलेक्ट्रिकल बेल कहते हैं, जो विद्युत बेल होती है उसको बोलते हैं इंटरप्टेड बेल। तो हम जब करंट देंगे तो ये क्या बजेगी, साउंड बनाएगी। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला एक स्विच है जिसे हम पूर्ण निर्धारित तापमान पर एक सर्किट बंद या खोलने के लिए डिजाइन करते हैं। तो कौन सा स्विच होता है हमारा, थर्मल स्विच, थर्मोस्टेट, जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक ऐसा स्विच होता है जो तापमान पर यानी कूलिंग, या फ्रिज भी होता है हमारा, फ्रिज यदि ज़्यादा ठंडा हो जाए तो बंद कर देता है, ज़्यादा गर्म हो जाए तो बंद हो जाता है, तो थर्मोस्टेट स्विच होता है। स्विच बोर्ड, गेज स्टोव सिंक के ऊपर किस प्रकार की धुलाई के भीतर लगाना चाहिए। तो हमारा जो स्विच बोर्ड है वो 2.5 मीटर की हाइट पे लगाना चाहिए। कितना मीटर पे, 2.5 मीटर। क्लियर है आपको, 2.5 मीटर की हाइट पे लगाना चाहिए। वायरिंग प्रक्रिया के दौरान दीवारों में छेद करने के हथौड़े के साथ किसका उपयोग करना चाहिए। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो है एक तरह से गलत था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पाइप जंपर दिया है आंसर। जो पाइप जंपर जो होता है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों दिया है। ये केवल पाइप को बांधने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पाइप जंपर। अब ये पता नहीं क्यों इन्होंने इसका आंसर दिया पाइप जंपर, पर इस पर तो ऑब्जेक्शन था। इनमें से जो आंसर है वो तीनों चारों ऑप्शन में नहीं है। लाइट और पंखे सब सर्किट पर लोडिंग तक सीमित है। तो याद रखने का कि आप कितने वाट तक लाइट पंखे का लोड ले सकते हो, तो कितने, 800 वाट तक। यदि आपके यहाँ नॉर्मल लोड है तो आप 800 वाट, या पावर है, पावर लोड है, तो वहाँ पर 3000 वाट, कितने वाट तक, 3000 वाट तक। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 800। लाइट और पंखे में सब, तो 800 वाट तक हम ले सकते हैं। क्लियर है। कौन सी शीट जंग नहीं लगेगी, क्राफ्ट और बड़े पैमाने पे होगा, तो किस में जंग नहीं लगती, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर में कभी जंग नहीं लगता। तो पीतल की जो, पीतल की जो चादर होती है उसमें कभी भी जंग नहीं लगता। धातु को तीक्ष्ण तोड़ बनाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो हम तीक्ष्ण जोड़ बनाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हेटेज स्टेक। एक फोल्डिंग यानी हेटेज स्टेक होता है, जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुराड़ी आती है उससे हम धातु को मोड़ने, उसका पूरा शेप बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अगला एक ये मल्टीमीटर, उसको ओम मीटर का फंक्शन सेट करते हैं। यदि कोई मल्टीमीटर है और अमीटर, तो उसका फंक्शन कैसे सेट करते हैं, तो कैलिब्रेशन से। क्या होता है, कैलिब्रेशन ये होता है एक मीटर का पूर्ण सत्यता जांचना, यानी कि उसके कहीं ना कहीं करीब तक जांचना, ये बताता है कैलिब्रेशन। थर्मोस्टेट, वाटर हीटर में पानी का तापमान 32 डिग्री, तो 32 डिग्री से कितना डिग्री तक होता है, 88 डिग्री। आपका जो हीटर होता है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं हीटर, तो वो कितना होता है, 32 से 88 डिग्री सेल्सियस तक। अगला एक साधारण ड्रम की मदद से धुलाई की जाती है, उसमें चरखे के माध्यम से धुआं। तो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है वो जो चरखा घूमता है उसको बोलते हैं टम्बलर टाइप। कैसा होता है, टम्बलर टाइप होता है। क्लियर है आपको। जब पानी की गहराई अधिक होती है वहां किस प्रकार का पंप यूज करते हैं, तो आप जो आपके हम कह सकते हैं कुएं हैं, या आप जो होल यूज करते हैं पानी के लिए, तो वहां पर सबमर्सिबल पंप डालते हो। कौन सा पंप डालते हो, सबमर्सिबल पंप। तो इसका आंसर आएगा सबमर्सिबल पंप। लोहे द्वारा उत्पादित उच्च तापमान से बचाने के लिए अभ्रक में से क्या अलग करते हैं हम, तो हम अभ्रक से क्या अलग कर देते हैं हम इसमें, तो आपका अभ्रक में से जो अलग करते हैं हम कॉर्ड्स, जो उसकी कॉर्ड्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। एमकेएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, हमारी हीट की जूल होती है। क्या होती है, जूल। यह किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऑप्शन में है, हाँ, तो इसका आंसर आएगा किलो कैलोरी। सॉरी, कार्य की इकाई होती है जूल और हमारी हीट की होती है किलो कैलोरी। अब एक ये कथन है ए और बी कि वाइंडिंग के टूटने के लिए कम इंसुलेशन प्रतिरोध जिम्मेदार है। हाँ, ये सही है। यदि वाइंडिंग में टूटने के लिए तो कम इंसुलेशन प्रतिरोध वाइंडिंग को ठंडा होने का कारण होता है। नहीं, दोनों गलत है। ए और बी क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए हमारे, इनकरेक्ट। सही है, ठीक है, ये ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। निम्न में तो कौन सा एक सीरीज वाउंड जनरेटर संबंधित है, तो भैया क्या होता है, लोड बढ़ने के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। गलत होना चाहिए, ये तो होता है सीरीज वाउंड अपना अधिकतम मान पर पहुंचने के बाद ये घटने लग जाता है। ये मूल्य में कमी आर्मेचर चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। मूल्य के कमी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता,
भाई मूल्य से क्या कि आप ज़्यादा मूल्य का लाओगे तो आर्मेचर ज़्यादा घूमेगा, ऐसा कुछ है, आर्मेचर ज़्यादा चुंबक बनाएगा, तो मूल्य ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। तो हमारा बस लास्ट क्वेश्चन पे हम कंपाउंड जनरेटर में डाइवर्टर को क्यों जोड़ा जाता है। तो कंपाउंड जनरेटर में हम क्यों जोड़ते हैं डाइवर्टर को, तो फील्ड करंट को एडजस्ट करने के लिए हम डाइवर्टर को जोड़ते हैं। क्लियर है आपको। स्टेबलाइजर में किस प्रकार का रिले उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज सेंसिंग रिले होता है, जो वोल्टेज को पहले से सेंस कर क्या कर देता, अधिक या कम इससे ज़्यादा वोल्टेज आए तो ट्रिप कर देता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिंग रिले। तो इसका आंसर होता है ये। किस प्रकार का रिले डिजाइन किया जब करंट पूर्वाधिक मान से नीचे चला जाता है, तो लेचिंग रिले। कौन सा होता है हमारा लेचिंग रिले। क्या होता है करंट का निर्धारित मान से नीचे, तो हमने करंट रिले होगा यहाँ पर, सॉरी रिले अंडर करंट रिले। यदि कोई करंट जो डिजाइन करा उससे मान से नीचे चला जाए तो हम अंडर करंट रिले यूज करेंगे। सर लेचिंग रिले क्या होता है, लेचिंग रिले ऐसा होता है कि सप्लाई जाने के बाद भी ऑटोमेटिक क्या कर देता है। तो ये हमारे 75 क्वेश्चन हो गए हैं सोल्व। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन हमने सोल्व करे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।